नमस्कार दोस्तों, लास्ट क्लास में बात हुई थी अपनी डाइसैकेराइड तक की, ठीक है ना। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इसकी हाइड्रोसिस की गई थी। हाइड्रोसिस पे क्या बनेंगे, कौन रिड्यूसिंग है, कौन नॉन रिड्यूसिंग है, इन सब की बात करी गई थी। आज बात करेंगे पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मॉड्यूल सब लोग ले लो हाथ में। 4.25 मॉड्यूल नंबर 6 4.25 पॉलीसैकेराइड। इसमें जो पहला आता है आपका स्टार्च, क्या आएगा? स्टार्च, ठीक है ना। स्टार्च आएगा, सेलुलोज आएगा, ग्लाइकोजन आएगा। स्टार्च देखो खोल लिया है सबने। 4.25 जो बात करें उसको अंडरलाइन करना है। स्टार्च पौधे में उपस्थित एक महत्वपूर्ण पॉलीसैकेराइड है जिसके सामान्य सूत्र C6H10O5 है। N का मान 200 से 1000 तक होता है। स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से बना होता है। अंडरलाइन करो, स्टार्च अल्फा ग्लूकोज से बना होता है। इसके दो घटक हैं, एमाइलोज, एमाइलोपैक्टिन। इसके दो घटक हैं, एमाइलोज और एक है एमाइलोपैक्टिन, ठीक है। एमाइलोज यह वस्तुतः एक रेखीय श्रृंखला बहुलक है जो अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है। एमाइलोज अंडरलाइन करना, पहले तो जो अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है लिख लिया। एमाइलोज जल में विलयशील है। एमाइलोज जल में विलयशील है। यहाँ एक लाइन नहीं लिखी है, उसको लिख लो। यह स्टार्च का 15 से 20% भाग होता है। यह स्टार्च का 15 से 20% भाग होता है। तभी तो जल में विलय होगा, नहीं तो स्टार्च कहाँ होते हैं? जल में विलय नहीं होते, ठीक है। इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज होता है। C1C4 यह है ग्लाइकोसाइड लिंकेज। O से जो अटैच होता है उसको कहते हैं C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं इसमें, ठीक है। तो अंडरलाइन क्या क्या करना है? अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है, जल में विलयशील होता है। स्टार्च का यह 15 से 20% भाग होता है। इसमें C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध होते हैं, ठीक है। एमाइलोपैक्टिन यह स्टार का 80 to 85% भाग होता है। क्या होता है? स्टार्च का 80 to 85% भाग होता है। यह जल में क्या होता है? अविलय। अंडरलाइन कर दो, यह जल में अविलय होता है। यह कई छोटी शाखित श्रृंखला से बना होता है। यह हमारे भोजन में महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट यह पौधे में आरक्षित होता है। यह चावल, मक्का तथा 60%, ठीक है। इसमें सुनो ध्यान से, इसमें C1, C4 एंड C1C6 ग्लाइकोसाइडिक बंध होते हैं। एमाइलोज में C1C4, इसमें देखो स्ट्रक्चर तुम्हें साफ दिख जाएगा। ब्रांच है जिसमें क्या है? C1C6 है, ठीक है। स्टार्च के गुणधर्म, स्टार्च एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय पाउडर होता है। यह स्वादहीन तथा गंधहीन होता है। जल अपघटन, स्टार्च डाइल्यूट एसिड डेक्सट्रीन और इसकी डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज, ठीक है। हो गया। आयोडीन के साथ क्रिया, स्टार्च विलयन आयोडीन के साथ एक नीला रंग उत्पन्न करना। यह नीला रंग गर्म करने पर गायब हो जाता है, परंतु विलयन को ठंडा करने पर तुरंत पुनः प्रकट हो जाता है। स्टार्च एवं एमाइलोज के अणुओं के मध्य बना आयोडीन संकुल बना रखा है उसमें। स्टार्च का उपयोग कर लेना, ठीक है। तो ये जो चीज बताएगी, ये जल में विलय, जल में अविलय। इसमें C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध, इसमें C1C4 C1C6 ग्लाइकोसाइडिक बंध, ठीक है। अब उसी के नीचे है सेलुलोज। यह पौधे की सेलुलोज C6H10O5 यह पौधे की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव होता है। सेलुलोज के मुख्य स्रोत रुई तथा लकड़ी हैं। सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक बहुतायत में मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज इकाई के मध्य बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंधन होता है। इसमें लाभप्रद उत्पादन है गन कॉटन, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट। याद करो, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट मतलब गन कॉटन रेयॉन की बात हो रही है, आदि संश्लेषित किए जाते हैं, ठीक है।
सेलुलोज में बीटा लाभ सेलुलोज देखो स्ट्रक्चर है ना, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंधन है, ओ लिंकेज है, ये बात करी गई। ठीक है, कर लोगे। अब ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कहाँ उपस्थित होता है? ग्लाइकोजन मसल्स में, लीवर में और ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कैसे? ग्लाइकोजन जब आदमी कोमा में चला जाता है, ये लाइन एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी ग्लाइकोजन उठा के एक बार देख लेना। जब आदमी कोमा में चला जाता है तो देखते हो 15-20 साल तक वो जिंदा रहता है, वो क्या होता है? ब्रेन का ही ग्लाइकोजन काम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेलुलोज। ठीक है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बता चुके हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बता चुके हैं, पीएच पे जो समझने वाली बात थी। अब अमीनो एसिड में यहाँ पे आवश्यक अमीनो एसिड, अनावश्यक अमीनो एसिड। अनावश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल जो मानव शरीर में संश्लेषित होते हैं, हो सकते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता, उन्हें भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। इन अमीनो अम्ल की कमी से क्वाशरकोर नामक बीमारी होती है। ठीक है, सभी अमीनो अम्ल ड्यूटरायन, ड्यूटरायन मतलब चार्ज का ट्रांसफर वाली बात। अब यहाँ पे अमीनो अम्ल दे रखा है, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल दे रखा है ना, 20 है स्ट्रक्चर। अब इन स्ट्रक्चर को सभी को याद रखना है। इस बार भी क्वेश्चन आया था कि कौन सा क्षारीय अमीनो अम्ल है, आ सकता है कौन सा अम्लीय अमीनो अम्ल है, आ सकता है कौन सा एरोमेटिक अमीनो अम्ल है, कौन सा अमीनो अम्ल जिसमें सल्फर है, कौन सा जिसमें थायोल है, कौन सा जिसमें इमीन है, उसके क्वेश्चन नीचे लिख रखे हैं। अब देखो इधर कोई ऐसे स्ट्रक्चर एमिनो एसिड, पहली बात सुनो, ग्लाइसिन, CH2 NH2 और यहाँ क्या है COOH, ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देख लो, क्योंकि इसमें कायरल नहीं है तो जनरली जितने एमिनो एसिड हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ग्लाइसिन क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक बात। दूसरी बात ये है, इधर देखो बेटा, अब इसमें स्ट्रक्चर दे रखा है सब में। हाँ, कोई ऐसे हो गया NH2 COOH, ये है जिसको कहेंगे बेसिक अमीनो अम्ल। ये हो गया क्या कहेंगे? एसिडिक अमीनो अम्ल। ठीक है ना, 2 COH आ गया तो एसिडिक, 2 NH2 आ गया और 1 COH तो बेसिक अमीनो अम्ल। एरोमेटिक है और सल्फर, ये तो स्ट्रक्चर से आप देख लोगे, जैसे इसी में देखो कंपाउंड है। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में इस टाइप से, क्योंकि एक बार एनटीए में, जेईई मेन में, पीएमटी में भी इस टाइप से नहीं आया, जेईई मेन में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसको करना। देखा, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, देखो लिखा है सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, दिख रहा है? अब सल्फर युक्त देखो, सिस्टीन 14 नंबर देखो सल्फर है, मेथियोनिन 15 नंबर देखो, अमीनो अम्ल में देखो अपने मॉड्यूल में 14 और 15 नंबर, जिसमें दोनों में क्या है? सल्फर। तो आंसर क्या हो गया? सिस्टीन मेथियोनिन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एमिनो अम्ल एरोमेटिक है? एरोमेटिक अमीनो अम्ल देखो, ट्रिप्टोफेन 18 नंबर, 19 नंबर हिस्टीडीन, देखो एरोमेटिक अमीनो अम्ल है, एरोमेटिक चेक करना बताइए आपको। 3rd नंबर सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, सल्फर युक्त आवश्यक अमीनो अम्ल, सल्फर युक्त 3rd मेथियोनिन आवश्यक अमीनो अम्ल, जिसमें स्टार बना हुआ है वो सब क्या है? इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल, जिसमें स्टार नहीं है वो क्या है? अनावश्यक अमीनो अम्ल। कौन सा अमीनो अम्ल चक्रीय अमीनो अम्ल है? 3rd देखो प्रोलीन, देखो साइक्लिक है और वो भी हेट्रोसाइक्लिक है। इमीन युक्त अमीनो अम्ल है, देखो आर्जिनिन। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल में जो अमीनो अम्ल के 6 नंबर में चले जाओ, NH डबल बॉन्ड C है, NHC डबल बॉन्ड NH जहां पे आ जाता है वो क्या होता है? इमीन होता है। क्या होता है बेटा? इमीन होता है। तो इतना अमीनो अम्ल में आपको काम करना है। अब इसमें प्रोटीन वगैरह सब आपको पढ़ाया जाएगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसमें क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह सब आपको बायोमोलिक्यूल में, बायो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, अपने वो बातें करेंगे जो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। तो जो नहीं पढ़ाया जाएगा वो कौन सा होगा? प्रोटीन का टेस्ट।
प्रोटीन का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट। पहला है ब्यूरेट, ब्यूरेट टेस्ट। दूसरा है मिलन्स टेस्ट। तीसरा है निनहाइड्रिन टेस्ट। चौथा है ज़ैंथो प्रोटिक टेस्ट। बोलो, ब्यूरेट टेस्ट, मिलन टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। हाँ, ब्यूरेट टेस्ट ब्यूरेट अभिकर्मक NaOH तथा CuSO4 का मिश्रण में ढाला जाता है, पेज नंबर 4.31। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हैं कौन प्रोटीन का टेस्ट देते हैं, तो ब्यूरेट टेस्ट ये प्रोटीन का टेस्ट है, मिलन्स ये प्रोटीन का टेस्ट है, निनहाइड्रिन ये प्रोटीन का टेस्ट है, ज़ैंथोप्रोटिक ये प्रोटीन का टेस्ट है। 4.31 पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, कर लोगे। उसके बाद से आते हैं विटामिन, ठीक है ना। प्रोटीन में डबल हेलिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये फेमस है, और भी चीज़ें, सब ये चीज़ें आपको बता दी जाएगी। हाँ, इसमें एक शायद ये चीज़ ग्लोबुलर और फिब्रस प्रोटीन कहीं होगा इसमें, देखो ग्लोबुलर और फिब्रस, ठीक है। एनसीईआरटी से इसमें देखना गोलीकार प्रोटीन और फिब्रस प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन ये वाटर में क्या होती है, अविलेय, जैसे हेयर वगैरह हैं, बाल वगैरह हैं, ये किससे हैं, फिब्रस प्रोटीन। गोलीकार प्रोटीन ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल। तो इसको बेटा एनसीईआरटी से देख लेना, ठीक है। अब ये हो गया ब्यूरेट। अब आगे विटामिन। विटामिन में क्या क्या बात आपको रखनी है, जितनी जो मेन चीज है उसको कहा जा रहा है कि आज लास्ट क्लास है, इसके बाद से आपकी अगला स्टार्ट होगा विटामिन। विटामिन फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, ठीक है ना, ADEK, ये क्या है, फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, BC, ये क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। ADEK वाटर सॉल्युबल, ना तो वसा में और ना ही जल में विलेय। कौन होगा, विटामिन H। इसका केमिकल नाम क्या है, बायोटीन। तो इसमें सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा वसा में विलेय है, कौन सा जल में विलेय है। कौन ना तो वसा में और ना ही जल में विलेय है, वो है विटामिन H। इसका केमिकल नाम क्या है, बायोटीन। केमिकल नाम क्या है, बायोटीन। रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। ना तो वसा में विलेय है, ना ही जल में विलेय है। बोलो, ये काम कर लेना। फिर देखो पेज नंबर 4.32 पे सभी विटामिन दे रखे हैं, 12th में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन B1 थायोमीन, विटामिन B12 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5, सबके आपको केमिकल नाम याद रखने हैं, रासायनिक नाम सबके याद रखने हैं। अगर तुम्हें इसको सॉर्ट करना चाहो तो जो एनसीईआरटी में दे रखी है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा इससे 2-3 कम है, वो याद करना, 2-3 एक्स्ट्रा याद कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विटामिन B है, विटामिन K है फिलोक्विनोन, E है टोकोफेरॉल, विटामिन D है कैल्सीफेरॉल, विटामिन C है एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर इससे होने वाले रोग, आंखों के कर्निया का विटामिन A,
विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा विटामिन B3 से कौन सा, पेलाग्रा। विटामिन सी से स्कर्वी, बोलो, ठीक है, मसूड़े वाली जो दिक्कत होती है। तो ये सब काम इसमें हो जाएगा। फिर न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए के आप महारत हो, बहुत अधिक आपको आता होगा डीएनए आरएनए, वो आप तो खूब अच्छे से कर लोगे, कोई लफड़ा नहीं है। तो डीएनए आरएनए, डीएनए पेंटोज शर्करा 2-डीऑक्सी और आरएनए पेंटोज शर्करा राइबोज। डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए मुख्यतः कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए के अवयवी बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए के एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ये सब चीज़ें आपको आती हैं, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम। डीएनए के स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब बात इसमें कर लोगे। तो डीएनए आरएनए बेस्ट आपको आता है, उसमें कोई चीज़ है नहीं। ठीक है बेटा, तो इसमें इतनी बात अपने ने पॉलीसैकेराइड, तो अपने बायोमोलिक्यूल में क्या किया है, केमिस्ट्री की जो रिएक्शन है वो बात की। डीएनए आरएनए हमने जितना अपने एनसीईआरटी में उतना तो हमने बोला। हाँ, एक प्यूरिन बेस के इसके स्ट्रक्चर ध्यान रखना, पेज नंबर 4.33 पे है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायोमिन, यूरेसिल, इसके स्ट्रक्चर। इसमें क्या पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर दे के खुद ही ABCD कर दे। पूछा कौन सा नाइट्रोजन लीस्ट बेसिक है, तो जो रेजोनेंस में चला जाए वही क्या हो जाएगा, लीस्ट बेसिक। जो रेजोनेंस में चला जाएगा वही क्या हो जाएगा, लीस्ट बेसिक। ठीक है, मिटा दें। तो इतनी बात आपको बायोमोलिक्यूल में करनी है। अब कुछ पुरानी चीजें छोटी मोटी वो बात बता देंगे। तो बायोमोलिक्यूल ध्यान से सुन लो, डेली लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल। बेटा प्लीज 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 एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से कर लोगे काम इसका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इसमें क्वेश्चन वगैरह की बात कर लेते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट, एक दो कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें लग रहा है जैसे हेलोजन डेरिवेटिव में IBr CLF ये सब चीज़ें तो बता दी थी, लेकिन कुछ लिविंग ग्रुप वैसे नॉर्मली कैसे होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे, फिर आपको क्वेश्चन करके इस पर बात करते हैं। तो थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं पहले। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप और माइग्रेशन के एक ऑर्डर, क्योंकि बार बार ये चीज़ें आती हैं अपने। तो ये बात तो तय है कि IBr CLF पता है। तो लिविंग ग्रुप कौन अच्छा होगा, लिविंग ग्रुप कौन अच्छा होगा, जो जाए तो फिर आए ना, जो जाए तो फिर आए ना, वही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। मतलब स्टेबल हो जाए, समझ रहे हो। जैसे जो जाए फिर आ जाए, जैसे आपने एक अतिथि तुम कब जाओगे, एक फिल्म देखी होगी अजय देवगन वाली, परेश रावल की, तो उसमें जब वो जाता है तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, फिर आ जाता है, तो वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, वो पुअर लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप गुड, जब वो निकले तो फिर वहां पे आए ना, उसी को क्या कहते हैं, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, LG लिविंग ग्रुप, जैसे ये है FCl Br और यहां I। ठीक है बेटा, अब कोई इसमें इसको रिप्लेस करना है तो निकलेगा, जो रिएक्शन करने के बाद जो निकल जाए वही क्या होगा, लिविंग ग्रुप। तो यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये इससे अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट हुआ। अट्रैक्ट होने पर क्या होगा, अट्रैक्ट होने पर बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनेगा कब, जब पुराना टूटेगा तभी तो नया बनेगा। तो यहाँ पे ये टूटेगा, ये अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ क्या हो गया, F माइनस, ये हो गया Cl माइनस, ये हो गया Br माइनस, ये हो गया I माइनस। अब ये डाउन द ग्रुप है, कहीं गलतफहमी ये मत पा लेना कि सर आपने तो बताया है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल। यहाँ तो आपके हिसाब से F माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, स्टेबल अधिक हो जाएगा। नहीं बेटा, यहाँ पे डाउन द ग्रुप में क्या देखते हैं, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज, आकार क्या होगा, आकार मेन फैक्टर होगा, आकार मेन फैक्टर होगा। यहाँ I का साइज बड़ा है, चार्ज दूर दूर होंगे, रिपल्सन कम होगी, स्टेबिलिटी अधिक होगी।
तो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर, लीविंग ग्रुप I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, ये तो कई बार हमने बात करी थी। ठीक है, ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। ठीक है, मिटा दें, ये बात तो पहले भी कर चुके हैं क्योंकि हैलोजन में ये था तो इसकी बात करते थे। अब दूसरी बात, सिंपल सा कोई क्वेश्चन से लेते हैं जिस बात के लिए अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मैटर आ गया, तो कैसे करेंगे, जैसे ये है OH, यहाँ है OHH प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड में पूछेगा कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्या पूछेगा, कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ध्यान से देख बेटा, यहां से जब निकालेंगे, यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, OH माइनस, यहां से निकालेंगे क्या निकलेगा, H2O। ये क्या है, न्यूट्रल उदासीन, और ये क्या है, आवेशित चार्ज। तो कौन सा न्यूट्रल अधिक स्टेबल होगा कि चार्ज वाला, तो ये अधिक स्टेबल होगा। तो जो निकलने के बाद अधिक स्टेबल होगा वही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो लिविंग ग्रुप कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। लिविंग ग्रुप कौन अच्छा हो जाएगा, सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट। दूसरा एग्जांपल ये देखो, ये है NH2, ये है NH3 प्लस, यहां से निकालोगे क्या आएगा, NH2 माइनस, यहां से निकालोगे क्या आएगा, NH3, वहां से निकालोगे NH2 माइनस, यहां से निकालोगे NH3 प्लस। ये क्या है, न्यूट्रल उदासीन, और ये क्या है, चार्ज्ड। कौन सा अच्छा स्टेबल है, न्यूट्रल वाला, इसलिए सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट, सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। बोलो, सेकेंड फर्स्ट से अच्छा स्टेबल है, तो लिविंग ग्रुप सेकेंड, लिविंग ग्रुप किसका अच्छा होगा, सेकेंड का। नोट कर लो जल्दी, निकलने के बाद देखना है कौन अधिक स्टेबल होगा, NH2 चार्ज होके निकलेगा, NH2 माइनस, वो कैसे निकलेगा, NH3 न्यूट्रल है, उदासीन है, उदासीन आवेशित से अच्छा स्टेबल है, तो लिविंग ग्रुप उसका अच्छा होगा। जो भी निकले और स्टेबल हो जाए वो, जैसे ये देखो, ये कॉन्सेप्ट तुम जानते ही हो, OPH, OCOPH, ये निकलेगा, यही तो होगा O माइनस, ये निकलेगा, यही तो होगा OCOPH। यही तो होगा O माइनस। देखो यहां 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैज नेगेटिव चार्ज, 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल होगा तो लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होगा, सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। लिख दें, 2 अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर नेगेटिव आवेश, तो यही क्या होगा, स्टेबल, और जो स्टेबल होगा उसी का लिविंग ग्रुप क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, इधर आ जाओ, H प्लस 1 N2 प्लस, ये दूसरा है। यहां से क्या निकालोगे, H2O, और यहां से क्या निकालोगे, N2।
वहां से क्या निकालोगे H2O, यहां से क्या निकालोगे N2, ये वाटर और ये क्या है गैस है। ये आता ही है किस लिए जाने के लिए। N2 वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इससे सबसे अच्छा सेकेंड का फर्स्ट से अधिक। और वैसे N ट्रिपल बॉन्ड N इसकी बॉन्ड एनर्जी से भी समझा सकते हो, बॉन्ड एनर्जी अगर ऑफिशियल कहो। लेकिन ध्यान रखना N2 प्लस है H2O प्लस है, वो H2O वाटर है, N2 क्या है गैस है, गैस आसानी से निकल जाएगा। तो N2 प्लस OH2 प्लस कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, क्योंकि N2 बेस्ट लिविंग ग्रुप है, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये गैस है, आता ही किस लिए है जाने के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं फाइनली। CH3 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, Br S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां NO2 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, यहां से निकाला, यहां से निकाला, यहां से निकाला। वैसे नॉर्मली इसको क्या कहते हैं OTS, इसको कहते हैं OBS, इसको कहते हैं ONS। ये क्या हो गया टॉसिल, ब्रोसिल, नोसिल। टॉसिल, ब्रोसिल, नोसिल। तो सबसे अच्छा क्या है OTS। जब यहां से निकलेंगे तो यहां क्या लग रहा है प्लस I प्लस H, यहाँ क्या लग रहा है माइनस I, यहाँ माइनस M और माइनस I। कौन सा कार्बन आयन अधिक होगा, माइनस M कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप नोसिल, ये वाला थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट लिविंग ग्रुप। मतलब नोसिल, ब्रोसिल, टोसिल, शानदार नाम है इसके, नोसिल, ब्रोसिल, टोसिल। बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, लेकिन एक मान लो कि तुम्हें बेसिक ये बात तो पता चल गई कि जो निकले, जैसे निकला यहाँ -4, 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव 3, ऊपर से इसमें आ गया -M, तो इसलिए अच्छा स्टेबल हो गया। एक में से सिंपल दे दे 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, एक 2 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो कौन अधिक स्टेबल होगा 3 वाला। तो वही उसी की क्या होगी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अच्छी होगी, जो निकलने के बाद क्या हो जाए स्टेबल हो जाए। नोट कर लिया। तो ये पुरानी कुछ बातें थी, आज समय थोड़ा सा मिल गया था, लास्ट क्लास थी, फिर मुलाकात हो ना हो इसलिए आपको ये बताना जरूरी था। मिटा दें इसको। ठीक है, कर लोगे। तो लिविंग ग्रुप जो निकले स्टेबल रहे। ठीक है, अब बात करते हैं, इधर आ जाओ, देखना बेटे इधर। माइग्रेशन, माइग्रेशन कौन जल्दी भागेगा, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये बता चुके हैं। H एराइल, एल्काइल, और एल्काइल में भी C2H5 से कौन अच्छा होगा CH3। एक ये बात माइग्रेशन, जिसे कार्बन कैटायन रीअरेंजमेंट करते थे ना वो बता रहे हैं। प्लस M प्लस H के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे ये दिया जाए बेंजीन, यहाँ OCH3 कर दिया जाए, बेंजीन यहाँ CH3 कर दिया जाए, बेंजीन, और यहाँ NO2 कर दिया जाए, कौन जल्दी माइग्रेट करेगा OCH3 वाला, धक्का देगा जल्दी माइग्रेट करेगा। तो एक माइग्रेट का ये चीज बतानी थी अपने।
पिनाकोल मान लो ऐसे दे दे तो कौन माइग्रेट, OCH3 हो OCH3 हो तो कौन माइग्रेट करेगा, OCH3 वाला। ये बात बतानी थी इसलिए बता दिया आपने। बहुत इतने लेवल का आने के लिए आज समय है तो थोड़े लास्ट में है समय, 10-5 मिनट तो बात कर लेते हैं इस पर, ठीक है। तो माइग्रेशन की ये बात हल्की सी कर, माइग्रेशन में जल्दी कौन भागेगा, जो मतलब H+ जाएगा तो वहां से मान लो एक कार्बन पे ये भी लगा हो ये भी लगा हो, कौन जल्दी भागेगा, OCH3 वाला जो धक्का देगा उसको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके फिर आगे फाइनल समापन करते हैं काम का, सिंपल सा। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, रेड हॉट ट्यूब Fe, ठीक है। कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है। फिर कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4, बोलो Na2S या NH4X, बताया गया। NaNO2 प्लस HCl, H3PO2, Fe प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, CuCN HCN, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद NH3 हीट, NH3 हीट यहीं कर दो, फिर Br2 KOH, Br2 वाटर, इतनी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो एसिटीन रेड हॉट ट्यूब क्या बन जाएगा, बेंजीन। यहाँ क्या आ जाएगा, NO2, यहाँ क्या आ जाएगा, NO2 NO2, दो NO2 है, एक ही NO2 रिड्यूस होगा, तो यहाँ क्या हो गया NO2 और यहाँ NH2, यहाँ NO2 और यहाँ क्या हो गया N2 प्लस Cl माइनस, यहाँ क्या हो गया NO2 और बेंजीन, यहाँ क्या हो गया NH2, यहाँ क्या हो गया N2 प्लस Cl माइनस, यहाँ क्या हो गया Cn, बोलो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या आ जाएगा CONH2, COOH, NH3 हीट क्या आ जाएगा CONH2, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन क्या बनेगा एनिलीन, Br2 वाटर क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। देखो लेवल के तो ऐसे ही बात चल रही है, वाइट PPT वाइट, ठीक है। बात इस पे और आगे पीछे बढ़ा सकते हो आप, ऐसी चीजों को देखना प्लीज बेटा, बात मान लो। पिछली बार जो माने उनके लगभग अपने यहाँ 15 क्वेश्चन थे, 15 सही थे ऑर्गेनिक, कईयों बच्चे हैं इसमें, एक नहीं संख्या नहीं है, ऐसी संख्या 200 के ऊपर इसमें 15 में 15 हैं, और कम से कम जनता 4 से 500 ऐसी है जिसमें 14 क्वेश्चन सही हैं, और 13-12 की तो लाइन ही नहीं है, उसका तो सबके लगभग सही है। तो नॉर्मल बात, हाँ जो NCERT को जो फॉलो करेगा, वीडियो को फॉलो किया, मॉड्यूल के जो फेमस क्वेश्चन है जो लगवाए उतना काम कर लिया, जो फेमस चीज़ें हैं उस पर काम कर लिया तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लो, नोट कर लो, ठीक है ना। डेली लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, NCERT को करना है, लगभग सबको हमने इस चैप्टर में सबको 1.5 दिन 2 दिन सबको टाइम दिया है, इस चैप्टर को सब में 1.5 दिन 2 दिन टाइम दिया है,
इसलिए टाइम दिया है कि बेटे हमारे उसको पढ़ें, नहीं तो हम ये कहते कि ऐसे कर लेना वैसे, सब में टाइम दिया गया है, तो बेटा प्लीज़ इसको आराम से कर लेना। बायोमॉलिक्यूल कुछ डीएनए आरएनए हैं, वो आपको बायो में अच्छे से हो जाएंगे, कोई इसका लफड़ा नहीं है, लेकिन जितनी ज़रूरत थी उतना हमने बोल दिया है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। मिटाएं, इधर से मिटा रहे हैं, चलो। एमाइलोज में कौन सा लिंकेज है? C1C4। एमाइलोपेक्टिन में C1C4 और C1C6। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, CH3 CH2 CH2 Cl Na ड्राई ईथर ए, क्या बनेगा जल्दी बोलो? N हेक्सेन बनेगा, N हेक्सेन बनेगा। Cr2O3 प्लस Al2O3 एरोमेटाइजेशन क्या बन जाएगा बेटा? बेंजीन बन जाएगा। और इसकी O3Zn H2O क्या हो जाएगा? CHO CHO, और यहाँ कंसंट्रेट NOH कर दिया, क्या हो गया? कैनिजारो CH COO Na, और यहाँ CH2OH। बोलो, चीज़ों को बड़े आराम से करना, ठीक है ना। एक और छोटी सी बात कर लें तो, ठीक है, CH3COOH NH3 हीट A, क्या बनेगा ये? CH3CO NH2, यहाँ कर दिया Br2 KOH, क्या बन जाएगा? CH3 NH2, और यहाँ कर दिया POCl3, POCl3 डाल दो, SOCl2 डाल दो, ये P2O5 डाल दो, या P2O5 कर देते हैं, SOCl2 भी कर देते हैं, क्या हो जाएगा? H2O निकल जाएगा, क्या हो गया? CH3Cl। ठीक है बेटा, तो आराम से ध्यान से हमारी बात सुन लो। पॉलीमर, डेली लाइफ, बायोमॉलिक्यूल, इन तीनों चैप्टर को किससे पढ़ना है? एनसीईआरटी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मॉड्यूल। ठीक है, कर लोगे? तो लास्ट क्लास है, इसके आपके ऑर्गेनिक खत्म हो गई, समाप्त हो गई। कोई हाँ कुछ आलतू फालतू नेम रिएक्शन, उसको जैसे कोई कहे नोवेल्जन रिएक्शन, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, जितने आपने बताया उतने ही पर्याप्त है आपका। ठीक है ना, आलतू फालतू बेटा कुछ आते नहीं हैं, नॉर्मल इसको पढ़ोगे तुम्हारे 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे आपकी इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। आप आराम से वीडियो को पॉज कर करके आराम से देखना, और इन तीनों चैप्टर को एनसीईआरटी से कनेक्ट करके मॉड्यूल से प्रैक्टिस करना, पुराने साल के क्वेश्चन लगाना, अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर डॉक्टर्स।